हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। फिर से आपका स्वागत है हमारे इस शो पे बात विदेश की। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिता चोपड़ा। जैसा कि हमने पहले एपिसोड्स में डिस्कस किया था कि हम सारे कंट्रीज़ को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, जापान, सिंगापुर एंड यूरोप। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कनाडा के बारे में, और मुझे लगता है कि हमारे 5-6 एपिसोड्स और हो जाएंगे इसी की डिटेल में जाते जाते, जिसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि स्टूडेंट को कौन सा कोर्स लेना चाहिए, क्या स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, एवरीथिंग अबाउट दैट। तो फिर से हम आपको मिलवाते हैं हमारे जाने माने स्टूडेंट वीज़ा एक्सपर्ट और केपरी एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर मिस्टर नितिन चावला जी से। तो सर, वी वेलकम यू टू आवर शो अगेन। थैंक यू वंशिता, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि ये 2-4-5 एपिसोड्स का काम नहीं है। कनाडा ही 10 एपिसोड्स ले जाएगा, आई एम श्योर, क्योंकि हमें हर कंट्री के लिए अलग अलग अगर एपिसोड बनाने हैं। अगर हम कनाडा की बात करें, जैसे आज हम लोग सिर्फ कनाडा का प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं, तो एक एपिसोड तो मुझे लगता है सिर्फ 10+2 कॉमर्स ही खा जाएगा, एक एपिसोड 10+2 आर्ट्स ही ले जाएगा, या अलग अलग एपिसोड हम लोग बनाएंगे अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से। क्योंकि अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं स्टूडेंट को, तो यहाँ पर बैठ के हम लोगों को कंप्लीट जस्टिस करना है, ताकि हर स्टूडेंट को उसका जो है वो मिल सके, आंसर मिल सके। मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा ऑडियंस से भी, जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं, अगर उनका कोई भी क्वेश्चन है या उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर वो कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो वो ज़रूर अपना जो क्वेश्चन है वो हम लोगों को हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, या कमेंट्स में, या मैसेज में, या यूट्यूब चैनल के ऊपर वो छोड़ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में उनका आंसर देने के लिए। जी वंशिता, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सर इस सेशन को एक नए क्वेश्चन के साथ कि क्या हमारे कनाडा के लिए वीज़ा का प्रोसेस रहता है। हमने सुना है नॉन एसडीएस कॉलेजेस होते हैं, तो इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इधर दे शुड गो फॉर एसडीएस या फिर नॉन एसडीएस के लिए जाना चाहिए। वंशिता, मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर दूँ सारे स्टूडेंट्स को और सारे एसोसिएट्स को और सब लोगों को जो लोग वॉच कर रहे हैं, एसडीएस या नॉन एसडीएस कॉलेजेस नहीं होते हैं। लोगों को बहुत बड़ा वहम है, लोगों की बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, लोगों को बहुत बड़ी गलती है। लोग आके हमारे पास भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कई बार तो एजेंट्स जो पढ़े लिखे जो 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, वो भी ऐसा गलत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो कहते हैं सर एसडीएस कॉलेज में अप्लाई करोगे या नॉन एसडीएस में अप्लाई करोगे। एसडीएस या नॉन एसडीएस कोई कॉलेज होता ही नहीं है। एसडीएस या नॉन एसडीएस इज अ वीज़ा फ्रेमवर्क। ये वीज़ा फ्रेमवर्क होता है। आपका कॉलेज चाहे प्राइवेट है, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे आपका पब्लिक कॉलेज है, आपका यूनिवर्सिटी है, वीज़ा अप्लाई करते हुए आपका फ्रेमवर्क, मतलब कि वीज़ा का प्रोसेस, या सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताऊं, वीज़ा का जो फॉर्म फिल करना है वो एसडीएस वाला फिल करना है या नॉन एसडीएस वाला फिल करना है। एसडीएस नॉन एसडीएस ये होता है। चलिए अब बात करते हैं जी कनाडा प्रोसेस के लिए। मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप सारी बता देता हूं। जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड, दे शुड वॉच इट। कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करना शुरू करिए जी फटाफट से कि क्या करना है। सबसे पहले आपको अपनी प्रोविंस सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, और भगवान के वास्ते ये भूल जाइएगा कि आपके रिलेटिव कहाँ रहते हैं। ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आपके लिए बेस्ट प्रोविंस क्या है। हर बच्चा अगर टोरंटो चला जाएगा, हर बच्चा वैंकूवर चला जाएगा, हर बच्चा कैलगरी चला जाएगा, तो बाकी स्टेट्स में पहुंच जाएगा। उनको तो अपनी सारी की सारी स्टेट्स जो है वो कवर करनी है, सारी प्रोविंसेस को उन्होंने भरना है। कनाडा का पर्पस तो यही है। उनको तो चाहिए मैन पावर, लेकिन पढ़ी लिखी मैन पावर, और उनको हर स्टेट्स में करना है। सबसे पहले अपनी स्टेट सेलेक्ट करिए, अपना एरिया सेलेक्ट करिए, उसके बाद सेलेक्ट करिए उस सिटी में कितने कॉलेज है और आपके लिए कॉलेज कौन सा है। ये सारी गाइडलाइंस हम लोग आपको देंगे। तीसरे नंबर पे फिर आपको कोर्स सिलेक्शन करना है और आपको ऑफर लेटर अप्लाई करनी है। तो आपने जगह सेलेक्ट करी, फिर कॉलेज सेलेक्ट किया और आपने कोर्स सेलेक्ट किया और आपने ऑफर लेटर की अप्लाई कर दिया हमारे थ्रू। हमने ऑफर लेटर की अप्लाई कर दिया जी। एज लो एज 15 दिन, एज मच एज 2 महीने, 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने के बीच में आपकी ऑफर लेटर आ जाती है। ऑफर लेटर आ गई। ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फीस देनी पड़ती है। जैसे आप इंडिया में जाते हैं, किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो उसका प्रोस्पेक्टस बाय करके लेते हैं, तो इसी वजह से एप्लीकेशन फीस हर कॉलेज की अपनी अपनी होती है। किसी की $100 है, किसी की $50 है, किसी की $200 है, या किसी की निल भी है, कईयों की फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो यहाँ मेरी स्टूडेंट्स को एडवाइस ये है कि वो कम से कम 2 कॉलेजेस की ऑफर लेटर अप्लाई करें, क्योंकि कई बार अगर एक कॉलेज में सीट नहीं मिल पाती है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर रियली हाई। तो ऑफर लेटर आ जाती है जी, 2 हफ्ते में आ जाए या 2 महीने में आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा। जो नेक्स्ट इंटेक के लिए ऑफर लेटर आ गई, ऑफर लेटर आने के बाद बच्चा मेडिकल करवाता है जी अपना। मेडिकल होने के बाद उसके ऊपर जो फ़ी लिखी होती है कॉलेज की,
1 साल की उसको बच्चे को अपनी फ़ीस जमा करवानी पड़ती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 16-17 हज़ार डॉलर रहती है, 8 से 9 लाख रुपया। अब ये फ़ीस जमा होने के बाद बच्चा GIC करवाता है जी, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? ये 10,000 डॉलर बच्चे को वहाँ पर जमा करवाने पड़ते हैं। ICICI बैंक है, आपका नोवा स्कोशिया बैंक है, CIBC है, डिफरेंट ऑप्शन है, आप किसी में भी अपना अकाउंट खुलवा के। यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये पैसा बच्चे के अपने अकाउंट से ही जाए और वहाँ पर बच्चे के नाम पर ये अकाउंट खुला जाता है, यहाँ से पैसा वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। ये GIC है क्या? ये एक 10,000 डॉलर जमा करवाए जाते हैं जी बच्चे के अपने वहाँ पर अकाउंट में। उसका 1 साल का रहने का, खाने पीने का खर्चा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वहाँ पर रहने का खर्चा आपका 10,000 डॉलर 1 साल का है मैक्सिमम। गवर्नमेंट तो ये चाहेगी ना मैक्सिमम डिपॉजिट करवा देगी। अगर आपका खर्चा 8,000 डॉलर है साल का या 9,000 डॉलर है तो आप 10,000 डॉलर करवा दीजिए। तो 10,000 डॉलर आपका वहाँ पर रहने का खर्चा करीब आप लगा लो जी 5.5 लाख के आसपास। ये पैसा आप वहाँ पर जमा करवा देते हो। दिस मनी इज़ रिफंडेबल, टोटली रिफंडेबल। ये पैसा आपको वहाँ जाके वापस मिल जाता है जी। 2,000 डॉलर पहले महीने और 667 डॉलर हर महीने आपको वापस मिलते हैं। 12 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो 3 स्टेप हुए जी। पहले ऑफर लेटर आ गई, उसके बाद आपने मेडिकल करवाया, आपने फीस जमा करवाई और आपने GIC करवा दिया। ये तीनों स्टेप होने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आपकी फाइल लगा दी जाती है एम्बेसी में। अब ये ध्यान रखिए कि अगर आप 3 कंडीशंस पूरी करते हैं तो आपकी SDS में फाइल लगेगी, नहीं तो आपकी नॉन SDS में फाइल लगेगी। SDS नॉन SDS है क्या जी? ये वीज़ा फ्रेमवर्क है। SDS में वीज़ा सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई, नॉन SDS में वीज़ा सक्सेस रेट इज लो, एज लो एज 39%, SDS में 88% वीज़ा सक्सेस रेट है एज पर द रिसर्च। अब खास बात सुनिए, अगर आपके 6 बैंड ईच मॉड्यूल IELTS में है तो आप SDS में फाइल लगा सकते हैं। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अगर आप 1 साल की पूरी फीस पे करते हैं तो आप SDS में फाइल लगा सकते हैं। कंडीशन नंबर 3, 10,200 डॉलर या 10,000 डॉलर का GIC अगर आपने अकाउंट लिया है तो आप फाइल जो है वो SDS के अंदर लगा सकते हैं। तो 3 कंडीशन आपने पूरी करनी है। किसी भी कारण करके आप तीनों में से एक कंडीशन भी मिस कर जाते हो, सपोज करिए आपके 6 बैंड ईच मॉड्यूल नहीं आ पाए, किसी में एक में मॉड्यूल में 5.5 रह गए हैं, तो आप SDS के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। या आपके पास पैसे की कमी है, आप पूरे 1 साल की फीस नहीं जमा करवा पाए, आप हाफ ईयर की फीस जमा करवा रहे हो तो भी आपकी फाइल SDS में नहीं लगेगी, क्योंकि SDS की कंडीशन ही 3 है। 6 बैंड ईच मॉड्यूल, इसके बाद GIC अकाउंट और इसके बाद आपका 1 साल की पूरी फीस। तीसरी कंडीशन अगर आप पूरी नहीं कर पाए, अगर आपके पास GIC जमा करवाने के लिए पैसा नहीं है और आपके पास 4-5 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा है और आपने वो शो किया बिना GIC की फाइल लगा रहे हो, तो भी आपकी फाइल SDS में नहीं लगेगी। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है जी। आपने ऑफर लेटर मंगवाई, आपने 1 साल की फीस जमा करवाई, आपने मेडिकल करवाया, एक GIC करवाया, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए और एम्बेसी में डाल दिए। $235 एम्बेसी फीस लगी और आपकी फाइल एम्बेसी में अप्लाई हो गई। दैट्स इट। तो ये सारा प्रोसीजर है जी, ध्यान से समझिए। अगर आप ये तीनों कंडीशन पूरी करते हैं तो आप SDS में लगेंगे। तीनों में से एक भी कंडीशन अगर आपकी मिस होगी तो आप नॉन SDS में अप्लाई करेंगे। जी वंशिता। तो सर आपने बहुत अच्छे से इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया कि कैसे स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप अपना वीज़ा फ्रेमवर्क पे काम करना चाहिए। और जो आपने डिफरेंस बताया कि SDS और नॉन SDS का, वो चीज़ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी, तो आपने उस कन्फ्यूजन को क्लियर किया कि ये कॉलेजेस नहीं, एक वीज़ा फ्रेमवर्क होता है। ऑफ कोर्स लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे कंसल्टेंट और उनका स्टाफ भी अपने ऑफिस में बैठ के या कई बार ऑनलाइन आके भी ये बोल देते हैं कि SDS कॉलेज है, नॉन SDS कॉलेज है। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ओके तो सर अब मैं जानना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि विदाउट IELTS भी कोई प्रोसीजर होता है, तो वो प्रोसीजर कैसे होता है और कितना एक्सपेंस आ जाता है अगर स्टूडेंट्स कनाडा को जाना प्रेफर करें? वंशिता, कनाडा में विदाउट IELTS अप्लाई किया ही नहीं जा सकता। इसके ऊपर चाहे आप 2 घंटे बहस कर लीजिए या 2 दिन बहस कर लीजिए या 2 साल बहस कर लीजिए, विदाउट IELTS या विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा इन कनाडा। जो लोग भी इस तरह की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ स्टूडेंट को भ्रमित कर रहे हैं, वो स्टूडेंट को मिसलीड कर रहे हैं। इस तरह की ऐसी एडवर्टीजमेंट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। IELTS एक मैंडेटरी टेस्ट है। अगर बच्चे ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK पढ़ने जाना है तो उसके पास ये IELTS का टेस्ट होना चाहिए। हालांकि UK में अप्लाई किया जा सकता है विदाउट IELTS, लेकिन कनाडा में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप SDS के अंदर अप्लाई नहीं कर रहे, आप नॉन SDS में अप्लाई कर रहे हो और आप IELTS की जगह पर कोई और टेस्ट आपने दे दिया, जैसे PT दे दिया, TOEFL दे दिया, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन उसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वीज़ा सक्सेस रेट बहुत कम हो जाएगा। तो IELTS में ही वीज़ा सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स को IELTS करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ दे आर विलिंग टू गो टू कनाडा। या और 6 बैंड ईच मॉड्यूल लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो 6 बैंड्स भी होने चाहिए। ऑफ कोर्स। ऑलराइट। तो सर जैसा आपने अभी मुझे लास्ट क्वेश्चन के आंसर में बताया कि प्रोविंस का सिलेक्शन बच्चों को करना होता है, तो कैसे स्टूडेंट्स को पता लगेगा कि कौन सा प्रोविंस उनके लिए सूटेबल है या क्या एरिया में उनको जाना चाहिए? जी,
वंशिता, होता क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ अपना रिलेटिव देखते हैं कि मेरा रिलेटिव कहाँ पे है या मेरा फ्रेंड कहाँ पे है तो मैं वहीं पर चला जाऊँ। उनको ये नहीं समझ में आती कि वो लोकेशन उनके लिए सही है, उनके अपने करियर के लिए सही है या नहीं सही है। कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर काम करते हैं। अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की या उन लोगों की जो मैकेनिकल पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए जो ज़्यादा ऑप्शन है, मैक्सिमम ऑप्शन ओंटारियो स्टेट में मिलेंगी। थोड़ी बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे उनको नोवा स्कोशिया की तरफ, या कुछ एक ऑप्शन उनके पास कैलगरी की तरफ बच जाती हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शन उनके पास बाकी पूरे कनाडा के एरिया में जो नहीं रहती हैं। और ऐसे ही अगर बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो बच्चे की हर तरह की ऑप्शंस जो है वो हर एरिया में ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो प्रोविंस सेलेक्ट करते हुए बच्चे का, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो ये ना सोचे कि मेरा रिलेटिव कहाँ पर है। उसको ये देखना है कि मैं जो कोर्स करने जा रहा हूँ या जो मेरी बैकग्राउंड है उसके साथ जो मैं कोर्स लेने वाला हूँ, तो वो किस एरिया में बेटर आएगा, और वो करने के बाद मुझे एंड ऑफ द डे क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है वो भी बहुत ज़्यादा बिजी है, उनका लाइफस्टाइल भी बहुत बिजी है। एंड ऑफ द डे तो आपको इंडिपेंडेंट ही होना है, चाहे आप आज हो जाइए चाहे आप वहाँ जाने के बाद हो जाइए। कुल मिला के तो आपको सिर्फ 1 हफ्ते या 10 दिन की सपोर्ट है, वो भी एक मॉरल सपोर्ट है, एक मेंटल सपोर्ट है, एक इमोशनल सपोर्ट है कि आपका वहाँ पर कोई ना कोई रहता है। और आज की डेट में मुझे लगता है कि कनाडा में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल कॉलेज हो और वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स ना हो या इंडियन को अपना कल्चर जो है वो ना मिल पाए। हर जगह पर तो पंजाब बना हुआ है पूरे कनाडा में, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे को सिर्फ अपने रिश्तेदार के पास ही जाना है उस तरह से। और ऐसा बच्चा सबसे ज़्यादा फंसता है आके ब्रैम्पटन में, हैमिल्टन में, स्कारब्रो में, टोरंटो एरिया में। बेसिकली टोरंटो जीटीआर की तरफ जो भी बच्चा जाता है वो ये समझता है कि उसको अपने रिलेटिव के पास ही जाना है, वो अपने आप को सीमित रखता है। तो मेरे कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि वो बच्चा अपने रिलेटिव्स को ना देखे, वो अपने करियर को देखे कि उसने कहाँ पर जाना है। उसके प्रोविंस सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल ही पहले टाइम पे होनी चाहिए कि उसके प्रोविंस में कि कहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स उसको मिल सकते हैं। जी। तो स्टूडेंट्स, आपने ये नहीं देखना कि आपके रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं, आपने देखना है कि कौन सा कोर्स आपने सेलेक्ट किया है, उसके लिए कौन सा सूटेबल एरिया है, यू शुड गो आफ्टर दैट। तो सर, कोर्स सिलेक्शन, जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या उन्हें कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, एरिया के बारे में तो आपने हमें बता दिया। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ही कोर्स सिलेक्शन में है बच्चों को। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं लगता, स्टूडेंट को छोड़िए, आई चैलेंज की बहुत सारे कंसल्टेंट को पता नहीं लगता कि उसकी स्टडी के बाद कौन सा कोर्स लेना है। हमारे पास हज़ारों केस आते हैं, कई केसेस ऐसे आते हैं जो रिफ्यूजल लगवाने के बाद आते हैं, हमें देख के पता लगता है ये कोर्स ही सिलेक्ट गलत किया हुआ है। कोर्स सिलेक्शन सबसे मेजर चीज़ है आपकी, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आपने, सबसे पहला आपका प्रोविंस सिलेक्शन होना चाहिए कि आप किस एरिया में जाना चाहते हो, उसके बाद आप कॉलेज सिलेक्शन और उसके बाद आप कोर्स सिलेक्शन के ऊपर आए हो कि आपका कोर्स क्या है। और कई बार तो मुझे लगता है कि अगर आप करियर कॉन्शियस है तो आप सबसे पहले कोर्स सिलेक्शन की तरफ जाइए। अगर आपने सही कोर्स चूज कर लिया तो वो आपको सही रास्ता जो है वो दिखा पाएगा। आने वाले एपिसोड्स में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 10+2 के बाद क्या लेना है, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स के बाद क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो ये कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे वंशिता, होता गया है कि ज़्यादातर के स्टूडेंट्स क्या होता है कि गलत कोर्स ले लेते हैं, उनको पता नहीं लगता कि हमें ये कोर्स में बेनिफिट है या नहीं है। इंडिया की बात ही समझ लो, लोग 10वीं के बाद ही बड़ा गलत कोर्स ले लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन ले रखा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने म्यूजिक ले रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने होम साइंस ले रखा है। ऐसे ऐसे कोर्सेज आर्ट्स में ले रखे हैं जिसका कोई उनको बेनिफिट ही नहीं होता है। और वो कॉम्बिनेशन भी कैसे कैसे बना के लेके आते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है कि ऐसे उल्टा पुल्टा कॉम्बिनेशन, या संस्कृत किसने ले लिया है, पंजाबी किसने ले लिया है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो आपको ये सारे लैंग्वेज या एडिशनल कोर्सेज को छोड़ना पड़ेगा, आपको मेजर स्टडी करनी पड़ेगी। चाहे आपने कॉमर्स पढ़ी है, अगर आपने आर्ट्स भी ले लिया है तो भी आपका कोर्स सिलेक्शन जो है वो सही होना चाहिए। इसके लिए मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पेरेंट्स 10th के बाद बच्चों के लिए कुछ भी अगर उनकी कन्फ्यूजन रहती है तो वो पूछना चाहते हैं तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम 10th के बाद भी उन लोगों को गाइड कर देंगे वो कौन से कोर्सेज इंडिया में ले सके, ताकि उनका करियर बाद में फॉरन में अच्छी तरह से बन सके। जी, तो कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये हमेशा अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करिए और कम से कम 2 या 3 बार ऑप्शन आप जरूर सिलेक्ट करें कोर्स फाइनल करने से पहले। जी, तो कोर्स सिलेक्शन एक बहुत ही मेजर चीज़ है, बच्चों को इसे बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूंगी सर आपसे कि एसओपी क्या होता है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, इसके बारे में मैं भी जानना चाहती हूँ। कनाडा फाइल में वंशिता हर चीज इंपॉर्टेंट है। एसओपी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर ऑफ इंटेंट, कि आपकी इंटेंशन क्या है। बेसिकली एसओपी होता क्या है, एसओपी आपकी इंटेंशन होती है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपने पढ़ाई कितनी करी है, आपने क्या सब्जेक्ट लिए थे, आपने क्या सोच के ये कॉलेज लिया है, आपने क्या सोच के कनाडा जाना है, आपका पढ़ाई पूरी होने के बाद पर्पस क्या है, और यही कॉलेज क्यों, यही यूनिवर्सिटी क्यों, और यही वाला कोर्स क्यों। ये सारी चीज़ें आपको जस्टिफाई करनी पड़ती हैं, वो कहलाती है एसओपी। और अगर आपकी एसओपी सही है तो वीजा वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें स्टूडेंट को ये एक्सप्लेन जरूर करना चाहिए कि क्या उनका पर्पस है।
हमारे पास टीम है जो एसओपी तैयार करती है, ट्रेन टीम है। जो भी स्टूडेंट हमारी कंपनी के थ्रू फाइलिंग करते हैं उनकी एसओपी हम लोग हेल्प करते हैं उनको एसओपी में, ताकि वो अच्छी तरह से उस एसओपी के लिए प्रिपेयर किया जाए। और हम लोग उसके लिए कुछ चार्ज नहीं करते हैं लोगों के लिए। लोगों ने तो बिजनेस बना लिया, 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये एसओपी बनाने का ले रहे हैं। वी डू नॉट चार्ज एनी अमाउंट टू मेक एसओपी फॉर द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी फाइल लगाना, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं केपरी एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के यहाँ। और भूलिएगा मत हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना एंड फेसबुक के पेज को लाइक करना। मिलते हैं आपसे फिर दोबारा अगले एपिसोड में, जिसमें हम डिटेल्स देंगे +2 के बाद स्टूडेंट को क्या स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, क्या कोर्स लेना चाहिए। इसके बारे में हम करेंगे विस्तार में बात अपने अगले एपिसोड बात विदेश की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।